कश्मीर में असेंबली चुनावों के तहत कल अंतिम और तीसरे चरण का मतदान होना है। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में तमाम संगठन अपने अपने विचार रख रहे हैं। अलग अलग संगठन अलग अलग नजरिए से इन चुनावों को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्य अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका जम्मू संवाद में। 10 सालों के इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव हो रहे हैं। कल अंतिम और तीसरे चरण का मतदान है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद किस नजरिए से देख रही है जम्मू कश्मीर में इन असेंबली चुनावों को, क्योंकि 10 सालों में काफी कुछ बदला है जम्मू कश्मीर में। कई सारे बदलाव जो हैं वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं। आपके माध्यम से इस जम्मू संवाद के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहता हूं, जय श्री राम कहता हूं और जय भारत कहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि असेंबली के चुनाव 10 साल के बाद हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर कहीं चुनावों से वंचित था या अछूता था। इन 10 सालों में बदला बहुत कुछ है। पहला बदलाव जम्मू कश्मीर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ा है। एक गलत किस्म की धारा 370 की इंटरप्रिटेशन और उसका लागू करने का तौर तरीका ऐसा था कि वो भारतवर्ष के साथ जम्मू कश्मीर का जुड़ाव प्रॉपर नहीं था। उनका उन्मूलन हुआ। हम सब समान नागरिक बने। हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को समान नागरिक अधिकार जम्मू कश्मीर में मिले। जम्मू कश्मीर की सभी बहनों, बेटियों को, माताओं को मैं इस चीज का बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये 35 से टूटने के माध्यम से उनको जो अधिकार मिले हैं और वो बराबरी की नागरिक हुई हैं। इस 21वीं शताब्दी में इस तरह का भेदभाव पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता था, जो धारा 370 के उन्मूलन के बाद, उसके बाद आज जो हमें मिला है। दूसरी बात, मेरे वाल्मीकि भाई, जहां हम सब समानता की, समरसता की बात करते हैं, हमारे वाल्मीकि भाइयों को, हमारे गोरखा भाइयों को, हमारे रिफ्यूजियों को, जो यूके से रिफ्यूजी आए हुए थे, उन सबको भी एक समान नागरिक अधिकार जम्मू कश्मीर में मिले हैं, जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया में, भारतवर्ष के अन्य प्रांतों में पहले से थे। तो ये 70 वर्षों के बाद एक बहुत बड़ा इंसाफ मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़ी जनसंख्या को मिला है। उसके बाद सुन लीजिए जो अब फर्क मैं बता रहा हूं। पंचायती राज सिस्टम इन्हीं वर्षों में लागू हुआ। आपको पंच, सरपंच, पंचायतें, बीडीसी, डीडीसी ये पहली बार मिले और डेवलपमेंट की एक नई बयार शुरू हुई। पूरे भारतवर्ष में हर जगह बीडीसीज थे, डीडीसीज थे, पंचायतें थी, जम्मू कश्मीर में नहीं थी। तो इस तरह की बातें अगर मैं गिनाता जाऊं तो कितनी होंगी, असंख्य हैं। एक लंबा समय उसके लिए चाहिए। मुख्य रूप से मैं ये चीजें कह रहा हूं। और दूसरा, एक बड़ी हाइप क्रिएट की गई है। इस तरह से कहा जा रहा है कि जैसे 10 साल से कोई चुनाव ही नहीं हुए। 10 साल में 2 पार्लियामेंट्री चुनाव, 10 साल पहले एक 14 में असेंबली के चुनाव, उसके बाद बीडीसी, डीडीसी से एक चुनाव, कॉर्पोरेशंस के, म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव, पंचायतों के चुनाव। कौन से चुनाव हैं जो नैरेटिव तो यही सेट हुआ, नैरेटिव तो यही सेट किया गया ना कि भी जम्मू कश्मीर में 10 सालों से चुनाव ही नहीं हुए। हालांकि असेंबली के चुनाव नहीं हुए, ये आपने बड़ा ही, देखिए कैसे नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। ये आपने ये पूरे जो बिंदु जो बताए हैं कि इन 10 सालों में पंचायतों के चुनाव भी हुए हैं, 2 बार लोकसभा के इलेक्शन भी हुए हैं, बीडीसी के चुनाव हुए हैं, डीडीसी के चुनाव हुए हैं, लेकिन सिर्फ असेंबली चुनाव नहीं हुए थे। वो भी एक, देखें, ऐसा नहीं था। जो असेंबली चुनाव हुए थे, अब एक जो यहां की हुकूमतें थी वो आतंकवाद को संरक्षण दे रही थी, और जब इस बात की केंद्र सरकार को समझ आई तो पहला जो उनका ध्येय था, पहला जो उनका कार्य था, आतंकवाद का उन्मूलन करना, और दूसरा कार्य था कि यहां इकोनॉमी जो है उसको पटरी पे लाना। तो मैं समझता हूं कि जिस ढंग से, क्योंकि पर्यटन ही हमारा एक मुख्य आधार है यहां पे इकोनॉमी का, और पर्यटन में जो विकास हुआ है, जितना टूरिस्ट यहाँ पे आना शुरू हुआ है, जितनी टूरिज्म के माध्यम से बाहर के लोगों ने यहाँ पे स्पेंडिंग की है, जितना टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई है, ये अभूतपूर्व है। इतनी डेवलपमेंट किसी भी दहाई में, किसी भी दशक में पिछले 70 सालों में नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कई सारे आपने बिंदु गिनाए, पिछले 10 सालों में काफी विकास हुआ है, कई सारी सकारात्मक तब्दीलियां जम्मू कश्मीर में आई हैं।
राजनीति की बात करते हैं। राजनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए तो कई सारे उथल-पुथल भी हम कह सकते हैं या कई सारे बदलाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं। कई सारी नई पार्टियाँ 370 जब एब्रोगेट किया गया उसके बाद नई पार्टियाँ अस्तित्व में आ गई और खास करके अब असेंबली चुनावों के दौरान भी कई सारे संगठन जो कि मुख्य धारा में नहीं थे, जहाँ चुनावी प्रक्रिया में वो शामिल नहीं होते थे, लेकिन अब जाकर वो भी चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। इस चीज़ को विश्व हिंदू परिषद कैसे देखती है? एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मैं पिछले दिनों में कुछ लोग जो पहली बार चुनाव प्रक्रिया में आए हैं, जिनके साथ हमारे बहुत सारे वैचारिक मतभेद भी हैं, उनकी विचारधारा बहुत बार एंटी नेशनल रही, अलगाववाद की रही, लेकिन अभी जब मैंने उनके संबोधन सुने हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं कश्मीर की कुछ सीटों से, कुछ लोगों ने अपनी एक पार्टी बनाई है, एक पार्लियामेंट की सीट भी पीछे उन्होंने जीती। उनके जब मैंने उद्बोधन सुने तो 2-3 बातें मुख्य रूप से सामने आई जो समाज में जानी चाहिए, कश्मीर के समाज में भी जानी चाहिए। उनका यह कहना था कि ये जो पुरानी मुख्यधारा की 2 पार्टियां कश्मीर संभाग में थी, कश्मीरी स्पीकिंग एरियाज में थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन्होंने इस ढंग का एक माहौल बनाया कि उनका यह कहना था कि उनको देश विरोधी करार भी दिया गया और उस दिशा में धकेल भी दिया गया और खुद वो सत्ता को एंजॉय करते रहे। अच्छा। ठीक है। वेयर एज उनका यह कहना था कि 1987 से पहले हम सब मुख्य धारा में ही थे, 1987 से पहले हम चुनाव भी लड़ते थे, 1987 से पहले हम सरकारों में भी शामिल रहे। जब ये 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ, मतलब फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी का अलायंस हुआ, उसके बाद एक षड्यंत्र रचा गया जिसमें कुछ संस्थाओं को जो कश्मीर में थी, जिनकी मास फॉलोइंग थी, उनको इस ढंग से प्रोजेक्ट किया गया और उनको इस दिशा में इस ढंग से धकेला गया कि उनके ऊपर राष्ट्र विरोध का लेबल भी लग जाए और उनके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य भी हो जाएं जिससे समाज का बड़ा वर्ग, राष्ट्रवादी वर्ग जो है वो उनसे दूर हो जाए। और उनका यह कहना था कि ऐसा कार्य हमसे करवाया गया। यानी कि आज उनको ये लगता है कि हमें कोई आत्मबोध हुआ है, हमें अकल आई है, हमें समझ में आ गया है कि ये काम गलत जो है, ये अब्दुल्ला फैमिली, मुफ्ती फैमिली और ये जो दिल्ली में कांग्रेस फैमिली जो 10 जनपद पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये इन 3 परिवारों ने हमें उस राष्ट्र विरोध के दलदल में धकेला, राष्ट्र विरोधी के रूप में प्रचारित किया और मजबूर किया कि हम उस तरह के कृत्य करें। ये मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा हूं। यानी कि कुछ संगठन, कुछ तंजीमें जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल नहीं थी, उनको भी एक साजिश के तहत उनको दूर रखा गया है। रखा गया। तो ये कहना था कि बहुत बार ऐसा होता था कि जब भी कभी पहले बात आती थी पंचायत के इलेक्शन कराने हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाने हैं, तो ये लोग बायकॉट कर देते हैं। जब बात आती थी पार्लियामेंट के इलेक्शन करने हैं जिनमें इन परिवारों ने जाकर के इलेक्ट होना होता था, तब ये कभी बायकॉट नहीं करते थे। तो एक उनकी योजना। कल 40 सीटों पर चुनाव है। जम्मू खित्ते की अगर बात करें तो 24 सीटों पर चुनाव होंगे और बाकी की सीटें कश्मीर संभाग में। तो लोग कल वोट डालने के लिए जाएंगे। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग क्या जहन में अब ये चीज रखें, क्या अपने दिमाग में चीज रखें जिसको ध्यान में रखते हुए वो कल वोट डालने जाएं? हमारे 2-3 मेन मुद्दे हैं। हम राजनीतिक नहीं हैं, लेकिन हम अखंड भारत का सपना देखते हैं और अखंड भारत हम बना करके रहेंगे। हम पूरे विश्व की एक साझा तौर पर जिसको कहते हैं इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, भारतवर्ष की इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू और राष्ट्रवादी लोग वो पॉलिसी मेकिंग और उसके बाद सत्ता चलाने के अधिकारों से वंचित रहे और वंचित किए गए इन परिवारों के द्वारा। आज समय है, पहला आह्वान सभी राष्ट्रवादी लोगों के लिए 100% मतदान, 100% मतदान। मतदान आपका अधिकार भी है, आपका कर्तव्य भी है। मतदान को छोड़िए नहीं, मतदान पूरी तरह से कीजिए। और मतदान, एक चीज देखिए कि राष्ट्र धर्म क्या है। राष्ट्र धर्म जो है उसके मुताबिक मतदान करें। हम किसी पार्टी विशेष की वैसे बात नहीं करते, लेकिन यह चीज तो देखनी पड़ेगी कि हमारी सांस्कृतिक धार्मिक विरासत क्या है। भगवान राम हमारे श्रद्धेय हैं, आराध्य हैं, और एक संस्था, एक तंजीम ऐसी है
या एक थॉट प्रोसेस ऐसा है जो कि सुप्रीम कोर्ट में लिख करके कहता है कि राम सेतु काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, ये किसी ने स्टोरी लिखी हुई है। दूसरा, भगवान राम को उनकी प्रतिष्ठा दिलाता है। हमने किस तरफ जाना है? एक जो कहता है कि अलगाववाद हो तो ठीक है, इलेक्शन का बायकॉट हो तो ठीक है। दूसरा कहता है कि नहीं, 100% मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, जिसकी टेन्योर में कश्मीर और उसके बाद डीप इंटीरियर जहां जहां बड़ी सारी वो होता था, टेररिज्म था, वहां 70-70, 75-75% मतदान जो हो रहा है, लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं, किसकी पॉलिसीज की वजह से आ रहे हैं? जिन लोगों ने वो पॉलिसीज लाई हैं, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की एक बहार लाई है, हमें उन लोगों को आगे भी सत्ता का मौका देना चाहिए और अपनी पॉलिसीज जो केंद्र सरकार की तरफ से वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट करें। तो उस सारे काम को करने के लिए राष्ट्रवादी समाज को, हिंदू समाज को सर्वत्र बाहर आना चाहिए और बाहर आकर के 100% मतदान की बात करनी चाहिए। पहली बार जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम, डोगरा सीएम की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसी कोई संभावना बन सकती है चुनावों के बाद, नतीजों के बाद, या सिर्फ एक लोगों को लुभाने के लिए ये नारा दिया जा रहा है? देखिए, हिंदू सीएम, डोगरा सीएम, ये अधिकार है। ये केवल ऐसा नहीं है कि बात बन सकती है कि अधिकार मिल सकता है। क्यों नहीं मिलना? जब हमारे वाल्मीकि भाइयों को ये अधिकार मिल सकता है, उनको तो डिप्राइव किया गया था, थोड़ी सी संख्या थी। जब मेरे पीओजे के रिफ्यूजियों को नागरिकता के अधिकार मिल सकते हैं, जब मेरी माताओं बहनों को अधिकार मिल सकते हैं, तो आपकी लगन, आपकी सोच, आपकी कर्मठता, हमारे वोट ने ताकत दे दी। कश्मीर में भी आज मैं समझता हूं कि एक ज्योग्राफिकली हमने इस ढंग से वो कल्चरली बांट दिया, आधे लोगों को डोगरा बना दिया, आधे लोगों को कश्मीरी बना दिया। डोगरा तो ठीक है, एक बहुत बड़ी ताकत है, डोगरा तो ठीक है, डोगरा एक, ये डोगरों की ही एक स्टेट थी, और डोगरों की स्टेट में जो डोगरों का जब राज था, तब कश्मीर में किसी ने कोई कोई डिप्राइव्ड नहीं था। इक्विटेबल डेवलपमेंट की तब बात होती थी महाराजा के समय पे। उसके बाद भी वही राज चलना था, लेकिन जब कांग्रेस के नेतृत्व से, जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी से एक पर्टिकुलर फैमिली को वो राज सौंपा गया, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सौंपा गया, तो उस वक्त एक नई किस्म की पॉलिसी चलाई गई डोगराओं को, हिंदुओं को डिप्राइव करने की उनके राइट्स से। वो डिप्राइवल जो था, जो उनको 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 दबाना था, उसकी प्रकाष्ठा हुई 89-90 में, जब घाटी को हिंदू विहीन किया गया। घाटी को हिंदू विहीन किया गया, और उस घाटी को केवल हिंदू विहीन नहीं किया गया। आप इस तरफ देखें, करना में, उड़ी में, कुपवाड़ा में पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, आज उनको रिजर्वेशन मिली है, ठीक है। वो पहाड़ियों का कहीं अस्तित्व भी नहीं रहा, यानी कि इन्होंने खत्म कर दिया। यानी कि विश्व हिंदू परिषद भी ये उम्मीद कर रहा है कि इस बार जम्मू कश्मीर में डोगरा सीएम या हिंदू सीएम बन सकता है। मैं भी एक बात आपको बताने लगा हूं, जो आपको बता रहा हूं, बड़ी टेक्निकल बात है। आपने केवल मात्र डोगरों को डिप्राइव नहीं किया, उससे पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को डिप्राइव किया। ये जो करना, उड़ी, बारामूला ये बेल्ट है, पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, वो तो कश्मीरी बोलते नहीं। गुरेज में शीना लोग हैं, उनका एक अपना कल्चर है, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया, अब्दुल्लाज ने और मुफ्तियों ने और कांग्रेसियों ने। आज वो कल्चर्स दोबारा इवॉल्व हुए हैं। कई सारे ऐसे छोटे छोटे, आज वो कल्चर छोटे छोटे नहीं है, बड़ा उनकी एक संख्या है, बड़ी उनकी संख्या है, और इस तरह के बड़े सारे हैं। तो आज वो सभी राष्ट्रहित में मतदान कर रहे हैं। जब वो राष्ट्रहित में मतदान करेंगे, और जब वो पुराने डोगरा साम्राज्य को याद करेंगे, जो डोगरा, जो समझ लें लेजिस्लेटिव पार्टी में जो लोग होंगे, जो उस डोगरा राज की महत्ता को समझते होंगे, उन लोगों को दोबारा सत्ता सौंपेगी ये लेजिस्लेटिव जो ग्रुप बनेगा। आप देखिएगा कि हिंदू और डोगरा सीएम बनना नियरली तय है, लोगों ने अपना मन बना लिया हुआ है। और आप देखेंगे कि ये जब रिजल्ट आएंगे, ये जो फैमिली ओरिएंटेड पार्टियां हैं, इनको रिजेक्ट कर देगा इलेक्टोरेट, और राष्ट्रहित में ये डोगरा और हिंदू सीएम की बात चल रही है, ये आएगा, उसमें तो कोई। अभी विश्व हिंदू परिषद की बात कर लेते हैं। चुनावों को लेकर सुनने में भी आपकी तरफ से भी, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी कोई काम किया जा रहा है, कोई अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, चुनावों के दृष्टिगत विश्व हिंदू परिषद समाज के सभी वर्गों में, सभी आयामों में काम करती है। समाज में संपन्नता बनी रहे, समाज में कोई
जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी ना आए, और चुनाव भी सामाजिक एक प्रक्रिया का हिस्सा है। अच्छे नुमाइंदे चुन करके हम भेजें, एक बात। दूसरा, हम अपने वोट का जो इस्तेमाल जरूर करें, वो कर्तव्य के तौर पर उसका निर्वहन करें, वो एक राष्ट्रीय कर्तव्य के तौर पर उसका निर्वहन करें, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। हमने जो एक लोकमत परिष्कार का अभियान चलाया कि 100% वोटिंग, 100% हम लोग वोट दें। जब हम वोट देंगे तब हम किसी को कहने के अधिकारी हैं कि फलां चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ने अच्छे से काम किया या नहीं किया। तो मेरा आह्वान जो है जम्मू कश्मीर के सभी साथियों को, पर्टिकुलरली जहां जहां अभी चुनाव होने हैं, जम्मू बेल्ट में बहुत सारी 24 सीटों पे आपने बताया चुनाव होने हैं, कश्मीर बेल्ट में 16 सीटों पे चुनाव होने हैं, तो मेरा हाथ जोड़ करके सबको यह आह्वान है कि 100% वोटिंग करिए। जम्मू में जहां मैं बैठा हूं, मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि अपने घरों से निकलिए, सवेरे 8 से 10 बजे के बीच में पहले जाकर के वोट डालिए। इसको एक राष्ट्र पर्व के रूप में मनाएं और धर्म अधर्म का फर्क करें। राष्ट्र धर्म कौन निभा सकता है? कौन अखंड भारत की बात कर रहा है? कौन देश को जोड़ने की बात कर रहा है? कौन भारत के बाहर रह रहे भारतवासियों का ख्याल रख रहा है? यूक्रेन में लड़ाई होती है, भारतीयों का ख्याल कौन करता है? अफगानिस्तान में अगर हमारे गुरुद्वारों पर अटैक होता है तो कौन श्री गुरु ग्रंथ साहब को सर पे उठा करके बड़ी इज्जत मान के साथ उनको वापस ला करके यहां स्थापित करवाता है? ये सारी चीजें जो हैं आज देखने की जरूरत है उनको। और इसके साथ साथ अतीत में कौन सी पार्टियां ऐसी हैं, उनके क्या रोल रहे हैं? कौन सी ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने 1984 में हमारे सिख बंधुओं का, जो हमारे आगू हैं, उनका कत्लेआम करवाया दिल्ली में? कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो समय समय पर कश्मीर में दंगे करवाती थी? कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिनकी वजह से कश्मीर को हिंदू विहीन होना पड़ा? इन सबको भी इस वक्त एक्सपोज करना होगा और इनके इरादों को नेस्तनाबूद करना होगा। राष्ट्र राष्ट्र ही हमारा एक, जिसको कहते हैं राष्ट्रवाद, हमारा प्रथम कर्तव्य है और उसको लेकर के ही वोट पड़ना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो विश्व हिंदू परिषद के कार्य अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, उन्होंने बताया कि धर्म और अधर्म को ध्यान में रखकर और राष्ट्रवाद को ध्यान में रखकर मतदान करें और 100% जो मतदान है वो होना चाहिए। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।